सुरक्षा की समीक्षा करेंगे आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज होगी सुनवाई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे मुख्य आरोपी। आज राहुल गांधी का कश्मीर का अनंतनाग दौरा रहने वाला है। अयोध्या की सड़कों पर आतंक के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिली। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में अंबिकापुर के घड़ी चौक पर कांग्रेस ने आतंकियों का पुतला फूंककर अपना रोष जताया। जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया है। हमले में मारे गए 28 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा लिए गए कड़े फैसलों से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हलचल मच गई है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है और वह इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हालांकि उन्होंने भारत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब कश्मीर में 700,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं, तब भी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तो जवाबदेही भारतीय सेना की भी बनती है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है और इस समय उस पर उंगली उठाना उचित नहीं है। वहीं जब एंकर ने उनसे पूछा कि अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होगी, तो उन्होंने सीधे चेतावनी दी कि यदि भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन की घटना का हवाला देते हुए कहा कि भारत को याद रखना चाहिए कि अतीत में क्या हुआ था। साथ ही भारतीय मीडिया पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो बातें कही जा रही है वो सही नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत कोई गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाएगा, लेकिन यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान तैयार है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा लिए गए कड़े फैसलों से अब पाकिस्तान में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। आपको बता दें, इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है
उन्होंने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, ये वही पाकिस्तान है ना जिसने माना भी नहीं था कि एयर स्ट्राइक हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, और जिस तरीके से बौखलाहट नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है पूरे पाकिस्तान में अभी डर का माहौल है कि कभी भी भारत कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है, और डर का माहौल होना भी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कहते हैं पहलगाम के अंदर जिस तरीके से आतंकी घटना हुई है, उसको लेकर अब भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके से कदम उठाए गए हैं, पाकिस्तान से तमाम जो संबंध है वो लगभग कह सकते हैं खत्म कर दिए गए हैं। और यहाँ तक कि पाकिस्तानी जो दूतावास बना हुआ है भारत के अंदर, उसको भी खाली करने की बात की जा रही है। और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के लोग यहाँ दूतावास में हैं, उनको भी 48 घंटे का समय दिया गया था कि वो पाकिस्तान वापस जा सकते हैं और भारत छोड़ सकते हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की, तो उनका बौखलाहट जो है वो साफ देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानी मीडिया के माध्यम से कि पाकिस्तान जो है वो भी खुद कहते हैं आतंकवाद का शिकार है, और भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम उठाता है तो उसका जवाब जो है वो देने के लिए तैयार है। तो इससे साफ जाहिर है पाकिस्तान के भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो वाकई में ही कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि भारत सरकार अगर कोई भी ऐसा कदम उठाती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें पाकिस्तान के भारत सरकार की तरफ से अभी तक पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ा कदम जो है वो नहीं उठाया गया है। दूसरा यहाँ पर सिर्फ चेतावनी जारी की गई है। दूसरा यहाँ पर बात करें भारत सरकार की तरफ से जो तमाम जो रास्ते माध्यम से पाकिस्तान तक जुड़ने के वो बंद कर दिया गया, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो या फिर तमाम और सुविधाओं के माध्यम से हो, या फिर जल की बात करें, सिंधु जल की बात करें, तो वो भी लगभग कहते हैं तमाम जो रणनीतियां हैं, तमाम जो गतिविधियां हैं वो बंद कर दी गई है। उससे साफ जाहिर रहता है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अब बौखलाहट जो है उसकी सामने आती नजर आ रही है। और जिस तरीके से वो खुद रक्षा मंत्री जो है पाकिस्तान के खुद मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं खुद आतंकवाद का शिकार है, और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि, और उसकी निंदा करता है कि चाहे वो भारत के अंदर घटना हो या फिर पाकिस्तान के अंदर हो, उसकी निंदा करता है। मगर यहाँ पर बात करें तमाम जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ संबंध खत्म किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी लग रहा है कि वो अब अकेला पड़ता नजर आ रहा है। जी, ये रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो पाकिस्तान के खुले तौर पर किसको धमकी दे रहे हैं? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बिहार में चुनावी रैली में हुंकार भरी थी, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब आतंकवाद के जड़ को खत्म किया जाएगा, इससे साफ तौर पर राजीव लग रहा है कि अब पाकिस्तान में पूरे तरीके से डर का माहौल है। और जिस तरीके से कराची एयर बेस पे भेजा गया सारे सेनाओं को, पाकिस्तानी सेना को, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है जवाब देने की। लेकिन इस बार आतंकवाद के जड़ को खत्म करना बेहद जरूरी है, क्योंकि 26 लोगों की मौत हुई है। देखिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है कि आतंकवाद को उसकी जड़ से जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक कहीं ना कहीं इसी तरीके का आतंकवाद का जो हमला है वो देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से पहलगाम के अंदर देखने को मिला, पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, और यहाँ तक कि अब पाकिस्तान जो है वो भी यही कहता नजर आ रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि आतंकवाद को कहीं ना कहीं पनपने दिया जाए, और पाकिस्तान के अंदर कहीं कोई भी आतंकवादी गतिविधियां जो है वो नहीं होती है। दूसरा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान भी खुद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता नजर आ रहा है, मगर उसको कहीं ना कहीं और बड़े लेवल पर करना होगा ताकि आतंकवाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो सके। मगर यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा संदेश दिए गए हैं, तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अब पूरे विश्व के अंदर एक कमजोर साबित होता नजर आ रहा है। और लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से रक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है आसिफ ख्वाजा की तरफ से, तो उसकी तरफ से जो संदेश दिया गया है वो भी कहीं ना कहीं यही चीज दर्शाता नजर आ रहा है कि आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म करना होगा। मगर क्या वाकई में ही आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल हो पाएगी? क्योंकि अभी तक यही जानकारी मिल पाती है, हर बार कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को शरण देता है, मगर अब पाकिस्तान खुद ये कह रहा है कि वो कहते हैं आतंकवाद को शरण नहीं देता है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए उनकी तरफ से भी कैसे कदम उठाए जाते हैं। मगर आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कौन से कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी
जानकारी जो है वो रक्षा मंत्री की तरफ से नहीं दी गई है। जी। इस हरकत के बाद तो बिल्कुल भी उम्मीद लगाना मेरे ख्याल से बेकार है राजीव कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने में कोई पहल करेगा। हमेशा से आतंकवादियों को शरण दिया गया पाकिस्तान में और हमेशा से ट्रेनिंग दी गई है। और ये भी खबर सामने निकल कर आई है पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि जो 6 के 6 आतंकी थे उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। लश्कर तैयबा संगठन की तरफ से जो टीआरएफ संगठन ने जिम्मेदारी ली थी इस हमले की, स्पेशल ट्रेनिंग के तौर पर भेजा गया था और कराची से डायरेक्ट कनेक्शन में थे वो। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। जब कैसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जब हमला हुआ था तब कहीं ना कहीं ये जानकारी मिल पाई। ये जो 6 आतंकी बताए गए थे जिसमें से 2 तो पाकिस्तान के निवासी बताए गए थे और 4 जो है वो पाकिस्तान के बताए गए थे। तो सर साफ जाहिर है जो पाकिस्तान कह रहा है कि उनके यहाँ पर आतंकवाद को शरण नहीं दी जाती है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए खुद पाकिस्तान कदम उठा रहा है। मगर ये चीज साफ जाहिर होती है कि जब 4 आतंकियों के नाम जब सामने आए हैं, उनकी जानकारी मिल पाई है कि वो पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान फिर जिस तरीके से झूठ बोलने का काम कर रहा है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो खुद पहले ये सुनिश्चित करे कि उनको बयान क्या देना है। क्योंकि जो अपनी तरफ से जो बयान दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसकी तरफ से तो यही साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ कसके मगरमच्छ वाले आंसू जो है वो बहाता नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें भारत सरकार के द्वारा जो पाकिस्तान को लेकर या फिर आतंकवाद को लेकर कदम उठाने की बात की जा रही है या फिर कदम जो उठाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही है। और पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अब संकेत भी देता नजर आ रहा है और यहाँ तक कि चुनौती भी देता नजर आ रहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार कोई कदम उठाती है तब कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा। मगर यहाँ पर भारत की सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर आतंकी संगठन हो, सभी को खत्म करने के लिए तमाम कदम जो है उठाए जाएंगे जो आतंकवाद को शरण देंगे। मगर आतंकवाद जो है जिस तरीके से घटनाएं कर रहा है, यहाँ तक कि अब कश्मीर के अंदर जो पहलगाम के अंदर घटना देखने को मिली उसके बाद तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अब कहीं ना कहीं डरा सहमा नजर आ रहा है। जी। आतंकवाद का शिकार होने के बावजूद पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा है। खुद की मस्जिदों पर जिस तरीके से हमला करते हैं वो लोग, और बीएलए जो अभी आतंकवाद का मेन जड़ माना जा रहा है और दुश्मन बनना बैठा है पाकिस्तान का, उसके बाद उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। लेकिन जो मोदी सरकार है, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में हुंकार भरी है कि आने वाले समय में इससे बड़ा जवाब दिया जाएगा, तो राजीव क्या खबर सामने निकल कर आ रही है? कौन से स्ट्रॉन्ग एक्शन के प्लान में है इस वक्त मोदी सरकार? देखिए, यहाँ पर बात करें भारत सरकार की तो भारत सरकार की तरफ से सीसीएस की कैसे बैठक की गई थी जिसके अंदर तमाम जो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे उनको बंद किया गया, तमाम जो व्यापार था वो बंद किया गया और यहाँ तक कि भारत की जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी जवाब को लेकर कहीं ना कहीं सरकार से गुहार लगाती नजर आ रही थी कि बार बार ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाए। जब भारत सरकार की तरफ से जो 5 बड़े कदम उठाए गए उसके अंदर भी यही चीज देखने को मिली। और यहाँ पर बात करें सबसे बड़ी बात है जब कल सर्वदलीय बैठक हुई थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं की बात करें, चाहे वो पाकिस्तान की कैसे कश्मीर की जो कैसे मुख्यमंत्री हो या फिर कहे और तमाम पार्टियों के नेता हो, सभी की तरफ से एक जवाब मिलता हुआ नजर आया कि पाकिस्तान और आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़े तो भारत सरकार बिल्कुल उठा सकती है और यहाँ तक कि विपक्ष भी उनका साथ देंगे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके का संदेश जो है भारत सरकार दे रही है या फिर कदम उठाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अब डरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा यहाँ पर बात करें अब आम जनता की तो भारत की जनता जो है वो भी यही चाहती है कि भारत सरकार जो है वो सीधा सीधा जवाब जो है वो पाकिस्तान और आतंकवाद को दे और पाकिस्तान और आतंकवाद को ऐसा जवाब दिया जाए जिससे कहीं ना कहीं भविष्य में दोबारा से इस तरीके की गलती जो है वो ना कर सके। जी, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पाकिस्तान में जिस तरीके से बौखलाहट साफ नजर आ रही है, रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि अगर भारत किसी भी तरीके का कोई हमला करता है तो उसके लिए हम भी तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का आयोजन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संदर्भ में किया गया है। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि के तौर पर 1 मिनट का मौन रखा और एक प्रस्ताव पारित किया है। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि उसने इस कायराना साजिश को रचकर जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया। कांग्रेस ने खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूक का भी जिक्र किया और सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में यह भी चिंता व्यक्त की गई कि भाजपा इस दुखद घटना का इस्तेमाल अविश्वास और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए कर रही है, जबकि इस समय देश में एकता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए और इसके लिए मजबूत और पारदर्शी सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू की जानी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने यह भी घोषणा की कि पार्टी आज देश भर में कैंडल मार्च आयोजित करेगी ताकि पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जा सके। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंबुज उपाध्याय का रुख कर लेंगे। अंबुज, कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है और प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस ने ये तो कहा है कि जो भी निष्पक्ष जांच करेगी केंद्र सरकार उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेकर भी राष्ट्रीय प्राथमिकता देनी जानी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार क्या रुख अपना सकती है? हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकी कायराना हमला हुआ है, उसके बाद में ये पहली बार है कि जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो भी पाकिस्तान को लेकर के और आतंकवादियों को लेकर के रुख रहेगा, उसको उसमें सभी पार्टियां एक मत होकर के, एकजुट होकर के देश के साथ खड़ी हुई नजर आई है। वहीं पर अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो सीडब्ल्यूसी मीटिंग में ये क्लियर कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखे, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की कोई घटना होती है और साथ में अगर बात की जाए जल्दी से स्टार्ट होने वाली अमरनाथ यात्रा की पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की है। उसको उन चीजों को, जो भी वहाँ श्रद्धालु जा रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसको लेकर के कांग्रेस ने आज 25 अप्रैल को पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला है और उन सही जो भी वहाँ पर इसमें मारे गए उनको लेकर के कुछ व्यक्त किया है। अंबुज, देखिए, जिस तरीके से ये पाकिस्तान ने हमला किया है, इसके बाद एकता का संदेश देना तो बेहद जरूरी हो गया है, लेकिन अब सरकार क्या कुछ एक्शन ले सकती है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कल मोदी सरकार ने भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात कही है। बिल्कुल। जिस तरीके से इस अटैक के बाद में केंद्र सरकार के द्वारा जो कड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें चाहे सिंधु संधि को रद्द करने से लेकर के पाकिस्तान से जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं, अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर को बंद करने के साथ साथ जो भी निर्णय लिए हैं, उसके साथ पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर भी यही सब बातें निकल करके आ रही है। पाकिस्तान का कहना है कि जिस तरीके से भारत एक क्रोध के उसमें रूप में निर्णय ले रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का अहित होगा और ये एक तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा इसको युद्ध भड़काने वाली बात भी कही गई है। तो इसमें जब सर्वदलीय बैठक में भी जब ये बातें निकल करके आई, पूरी सभी पार्टियां एकजुट होकर के पाकिस्तान या आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार जो भी अपनी बात कह रही है, जो भी कड़ा रुख अख्तियार कर रही है, उसको लेकर के एक मत सभी पार्टियां नजर आई है। उसके बाद देखना होगा केंद्र सरकार का आगे क्या और इसके ऊपर निर्णय होता है। तो जिस तरीके से सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है अंबुज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि केंद्र सरकार को मानना चाहिए कि सुरक्षा में चूक तो हुई है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? सरकार का पूर्ण रूप से यही कहना है कि काफी समय से जिस तरीके से देखा गया जो अंदर इस तरीके से शांति थी, उसको लेकर के और बार बार अगर इस तरीके से लोकल इनपुट मिल रहे थे कि यहाँ पर जो भी है पर्यटकों को निशाना बना सकते हैं आतंकवादी, उसको लेकर के कांग्रेस का पूरी तरीके से कहना कि जिस तरीके से पूरी तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले जो समय है उसमें केंद्र सरकार और कड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। इसके लिए आगे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रह सकता है? जो भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, क्या पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी समर्थन करने के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल। सीडब्ल्यूसी में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य जितने भी विपक्ष के दल है, सबने एकजुटता दिखाई है इस पूरे मामले को लेकर के। जिस तरीके से जो आतंकवादी जो घटना हुई है पुलवामा को पहलगाम को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं सभी का ये मानना है कि जिस तरीके से कायराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और उसमें
देश के 26 मासूम और निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है, तो उसके बाद में देश में गुस्सा है और दुख की घड़ी है। तो इसमें सभी पार्टियों की तरफ से एक पूरी तरीके से समर्थन केंद्र सरकार को दिया गया है कि केंद्र सरकार जो भी कड़ा रुख अपना रही है उसको अपनाए। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से यह बात अवश्य कही गई है कि आने वाले समय में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो, उसको लेकर के केंद्र सरकार को सुरक्षा, देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वो कड़े इंतजाम करने पड़ेंगे, चाहे वो लोकल इनपुट की बात हो। इससे पहले भी अगर बात की जाए, जब पुलवामा अटैक हुआ था उसमें सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए थे, उससे पहले भी ये बात निकल करके सामने आई थी कि लोकल इनपुट को अनदेखा किया गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि सीआरपीएफ जवानों की तरफ से ऐसी मांग की गई थी कि हमको हवाई यात्रा के द्वारा कश्मीर भेजा जाए। जो भी उनके अधिकारी थे उनकी तरफ से ऐसी डिमांड की गई थी कि ऐसा जो जांच में ऐसी जो एजेंसियां उनकी तरफ से ऐसे बातें निकल करके सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी घटना हो सकती है, उसको भी नजरअंदाज किया गया था जो उस समय खबरों में चला था। और अभी की अगर बात की जाए तो अभी भी बार बार इस तरीके के इनपुट मिल रहे थे। खुद सुरक्षा एजेंसियां, उनका मानना है कि इस तरीके के घटना हो सकती है और किसी न किसी पर्यटक स्थल को निशाना बना सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो लोकल लोगों के साथ साथ देश में एक बात और चल रही है कि जिस तरीके से पहलगांव में वहां पर सैकड़ों पर्यटक घूम रहे हैं, वहां पर कोई भी सुरक्षा एजेंसी, खासतौर से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान वहां पर मौजूद नहीं थे। सैकड़ों लोगों को आप घाटी के कहीं पर घाटी में आप पर्यटक घूम रहे हैं, अपने वहां छुट्टियां मनाने गए, तो भीड़ को देख करके या फिर किसी अन्य बात को देख करके कुछ ना कुछ वहां पर सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे। इसको लेकर के भी देश में एक बात चली हुई है। वही बात कांग्रेस भी कह रही है कि ठीक है, घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है और इसका करारा जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी आने वाले समय में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर के कड़े रुख अख्तियार करने चाहिए। बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का आयोजन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संदर्भ में किया गया। आपको बता दें, प्रस्ताव पारित हुए हैं। जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि के तौर पर 1 मिनट का मौन भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। इस साल करीब 54 लाख से ज्यादा छात्रों ने दोनों परीक्षाओं में भाग लिया था। यूपी सरकार ने इस बार नकल विहीन परीक्षा का आयोजन किया था और परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के लिए एक विशेष कमांड सेंटर भी बनाया गया था। अब यूपी बोर्ड ने आधिकारिक रूप से परिणाम की घोषणा कर दी है। आज दोपहर 12:30 बजे यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे। इस घड़ी का इंतजार करीब 51 लाख छात्रों और उनके परिवारों को था। परिणाम प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान का रुख कर लेंगे। जितेंद्र, आज 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने वाले हैं। करीब 51 लाख छात्रों को इंतजार है, क्या जानकारी? देखिए फातिमा 51 लाख नहीं, लगभग 58 लाख बच्चे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा है, उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें 10वीं और 12वीं की जो परीक्षार्थी है उसका कहीं ना कहीं जो परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 24 फरवरी को, उस परीक्षा का आज परिणाम आने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा है जिसका आज कहीं ना कहीं परिणाम होगा और लगभग 12:30 बजे के आसपास ये परिणाम घोषित होगा। 10वीं और 12वीं में बात की जाए तो लगभग 10वीं की परीक्षा में 25,56,992 परीक्षार्थियों ने शामिल परीक्षा दी थी और वहीं 12वीं में 25,77,733 जो परीक्षार्थी थे उन्होंने परीक्षा देने का काम किया था। 24 फरवरी से 12 मार्च तक देश भर में परीक्षा चली थी और 19 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया था और सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा जो हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा का परिणाम है वो आज कहीं ना कहीं घोषित होगा। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जहां तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय है वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सचिव है माध्यमिक शिक्षा के, वो कहीं ना कहीं इसका ऐलान करते नजर आएंगे और उत्तर प्रदेश में किस बच्चे ने टॉप किया, किसकी मेहनत रंग लाई, ये कहीं ना कहीं 12:30 बजे के आसपास पता चलेगा। और कहीं ना कहीं जो परीक्षा है वो अपने आप में एक बड़ी परीक्षा मानी जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रश्न चिन्ह जो लगा था नकल को लेकर, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बीड़ा उठाया था, उस नकल विहीन परीक्षा को कराने के लिए सरकार ने तमाम इंतजाम किए थे। सीसीटीवी कैमरे से लेकर कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया था, अलग अलग सेंटरों में कैमरे की व्यवस्था की गई थी, फ्लाइंग स्क्वाड से लेकर तमाम व्यवस्थाएं करने का काम किया गया था। तो उसी बीच में सरकार लगातार कई सालों से 2017 के बाद लगातार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और सरकार बड़ी संख्या में जो परीक्षा है यूपी बोर्ड की उस परीक्षा का परिणाम आज घोषित होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं परीक्षा घोषित होने के बाद ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में किस विद्यालय से कौन से बच्चे ने, कौन से छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा को परिणाम को कहीं ना कहीं टॉप करने का काम किया और लगभग 12:30 बजे के आसपास यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आज घोषित हो जाएगा और उसके बाद तस्वीरें साफ होती चली जाएंगी। तमाम सेंटरों पर इस बार जो परीक्षा आयोजित की गई थी जितेंद्र, तो पारदर्शिता कितनी देखी गई थी? और नकल विहीन परीक्षा के बारे में जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, तो क्या सही मायने में नकल विहीन परीक्षा इस बार कराने में यूपी सरकार सफल रही है? देखिए पिछले कुछ सालों से सरकार लगातार, जाहिर सी बात क्योंकि 2.0 की सरकार का कार्यकाल चल रहा है और सरकार ने इस बीड़ा उठाया था कि नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराई जाएगी और सरकार ने उस काम को कर भी दिखाया। और कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सेंटरों को बदला के स्कूल को ब्लैक लिस्टेड करके जहां पर नकल होती थी 2017 से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जहां नकल होती थी उन सभी सेक्टरों को ब्लैक लिस्टेड किया था और बड़ी संख्या में अधिकारी लगाए गए थे शिक्षा विभाग के और सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर तमाम लोगों को फ्लाइंग स्क्वाड में शामिल किया गया था। और साफ ये कहा सकता है कि सरकार उस नकल विहीन परीक्षा कराने की, चाहे यूपी बोर्ड की परीक्षा हो चाहे वो किसी प्रतियोगी परीक्षा वो हो, उस सब को सरकार नकल विहीन कराने के लिए, मुन्ना भाई से बचाने के लिए, नकल माफियाओं से बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही थी और उसमें सरकार सफल भी दिखाई दे रही है। पिछली बार भी अच्छी व्यवस्था के साथ, अच्छे नंबरों के साथ बच्चे पास हुए थे और कहीं ना कहीं बच्चों ने एक अच्छा प्रदर्शन भी, उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो सरकार अब कहीं ना कहीं नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तरह से, बच्चे भी दिमागी तौर पर बिल्कुल सख्त हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस बच्चे के अंदर प्रतिभा दिखेगी वही बच्चा आज कहीं ना कहीं परीक्षा में टॉप करता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज घोषित करने वाला है। 54 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया था।
आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के सम्मान में और उनकी आत्मा की शांति के लिए हिमाचल कांग्रेस आज शिमला में कैंडल मार्च निकालेगी। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल वीरवार शाम को शिमला पहुंची। कैंडल मार्च में सह प्रभारी चेतन चौहान, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, विधायक, शिमला नगर निगम के महापौर, उप महापौर सहित सभी पार्षद, अग्रणी संगठनों के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह कैंडल मार्च शाम 6:30 बजे शेरे पंजाब से शुरू होकर रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष संपन्न होगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस कैंडल मार्च में शामिल होने का आग्रह किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आज शिमला कांग्रेस कैंडल मार्च निकालेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का रुख कर लेंगे। टीना, आज हिमाचल कांग्रेस कैंडल मार्च निकालने वाली है पहलगाम आतंकी हमले में जो मारे गए थे उनके लिए। क्या तैयारियां हैं आज शिमला में इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, पिछले कल सभी व्यापारिक संस्थानों ने 12 और 1 बजे तक जो है पूरे हिमाचल में बंद का आह्वान किया था इसी आतंकी हमले के विरोध में। और आज जो है हिमाचल कांग्रेस है वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो ये कैंडल मार्च है वो आज निकालने वाली है और शाम 6 बजे ये निकाला जाएगा। और जो सीटीओ जो है वहां से ये शुरू होगा और पूरा बाजार को घूमता हुआ ये महात्मा गांधी के जो स्टैच्यू है रिज पर, वहां इसको संपन्न करेगी कांग्रेस। तो देखिए, इसमें भाग लेने के लिए जो प्रदेश प्रभारी है रजनी पाटिल पिछले कल यहाँ पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, विधायक हैं और जो अन्य पदाधिकारी रहे हैं कांग्रेस के, तमाम लोग इस कैंडल मार्च जो ये जुलूस निकालने जा रही है कांग्रेस, उसमें यहाँ पे ये शामिल रहने वाले हैं। तो ऐसे में आज कांग्रेस का ये कहना है कि जो पहलगाम आतंकी हमला है, देश की जो संप्रभुता है उस पर ये हमला है और केंद्र सरकार को इसका जो है कड़ा प्रतिकार करना चाहिए और इसके लिए जो कांग्रेस है वो भी उनके साथ खड़ी है। तो ऐसे में आज कांग्रेस जो हिमाचल कांग्रेस है उन्होंने पूरे हिमाचल के लोगों से भी अपील की है, शिमला के लोगों से भी अपील की है कि उनके साथ जो है इस कैंडल मार्च में वो लोग शामिल हों और जो इस पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हैं जो उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है प्रार्थना करें। तो आज देर शाम ये कैंडल मार्च आयोजित होना है और इसमें जो है कांग्रेस के सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े चेहरे हैं, वो तमाम लोग जो हैं इस कैंडल मार्च में जो है वो शामिल रहने वाले हैं। जी, हिमाचल कांग्रेस की केंद्र सरकार से क्या मांग है, क्या उम्मीद है, किस तरीके की स्ट्रॉन्ग एक्शन की मांग कर रही है हिमाचल कांग्रेस? देखिए, हिमाचल कांग्रेस का यही कहना है कि जो इस तरह के जो हमले हैं उसमें मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और अगर इसमें पाकिस्तान शामिल है तो पाकिस्तान को भी जो है ये जो तमाम चीजें हैं इसमें इसको ध्यान में रखते हुए जितना बड़ा हमला हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं और निर्दोष लोग जो हैं उनको आतंकियों ने निशाना बनाया है, उसके लिए उनका कहना है कि इसके लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है, कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है। तो इसमें जो है उनको इसका बदला लेना चाहिए, इसका प्रतिकार करना चाहिए और इसके लिए पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। तो ऐसे में अब देखिए कि जो शिमला समझौता हुआ था उसको भी पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है। तो अब ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में कांग्रेस यही कह रही है कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी वो उनके साथ है, लेकिन जो ये आतंकवाद के विरोध में जो बड़ा एक्शन है वो केंद्र सरकार को यहाँ पे लेना चाहिए ताकि जो इस तरह के जो आतंकी हमले हैं, आतंकी मंसूबे हैं, आइंदा जो है इस तरह की कोई हिम्मत ना कर पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आतंकी हमला था और इसमें जो है काफी निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। तो ऐसे में हिमाचल कांग्रेस ने भी आज जो है श्रद्धांजलि स्वरूप जो है ये कैंडल मार्च का आयोजन रखा है और इसमें तमाम बड़े नेता इसमें शामिल रहने वाले हैं और इसमें वो केंद्र सरकार के समक्ष और कोई मांग रखते हैं या कुछ और चीजें रहती हैं तो वो आज शाम को जो है उनके कैंडल मार्च के बाद ही जो है सामने आएगा। जी, बहुत शुक्रिया टीना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें, कैंडल मार्च निकाला जाएगा ताकि दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जा सके।
आगे बढ़ेंगे। आगामी 30 अप्रैल को कांग्रेस की पार्टी उत्तराखंड में एक विशाल संविधान बचाओ रैली निकालेगी, जिसमें हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह फैसला प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई एक बैठक में लिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस बारे में जानकारी दी है और कहा कि बीजेपी जिस तरह से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, वह न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपने तानाशाही रवैये को बढ़ावा दे रही है। इसी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने 30 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली निकालने का निर्णय लिया है, जिससे भाजपा की मनमानी को चुनौती दी जा सके। तो उत्तराखंड में 30 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी विशाल संविधान बचाओ रैली निकालने वाली है। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण माहरा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बीजेपी जिस तरह से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, वह न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपने तानाशाही रवैये को बढ़ावा दे रही है। तीस अप्रैल को कांग्रेस संविधान बचाओ रैली निकालने का निर्णय ले रही है। आपको बता दें, भाजपा की मनमानी को चुनौती देने की पूरी रणनीति बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से संवाददाता अभिनव नायक का रुख कर लेंगे। अभिनव, 30 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाएगा, क्या रणनीति बनाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अब फातिमा, अगर बात करें तो उत्तराखंड कांग्रेस जो है 30 अप्रैल को पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ रैली निकालने जा रही है। और ये जो है हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल थे और उसमें ये निर्णय लिया गया था। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है संविधान की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ा रही है, उसी को लेकर यह रैली निकाली जा रही है और यह पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। इसको लेकर लगातार जो है बैठकें हो रही हैं, तैयारियों का जो है सिलसिला अब शुरू हो चुका है। जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा उत्तराखंड के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संविधान बचाओ रैली अब जल्द ही कांग्रेस 30 अप्रैल से पूरे उत्तराखंड में जो सभी जिले हैं एवं जो इसके अलावा जितनी भी अगर बात करें तो जितने भी ब्लॉक हैं सभी लेवल पर यह जो रैली है वो निकाली जाएगी। और उसी की संबंध में अगर बात करें तो कांग्रेस भवन में लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं, जिसमें बड़े नेता सभी शामिल होंगे और सब जो है अपनी भागीदारी निभाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, बीजेपी जो है कहीं ना कहीं संविधान को नहीं मानती है, तो ऐसे में मान के चल सकते हैं कि इस बार जो है कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश यहाँ पर करती दिखाई दे रही है। जी फातिमा। बहुत शुक्रिया अभिनव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस 30 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली निकालेगी। आपको बता दें, बीजेपी की मनमानियों को यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने खुली चुनौती दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि विकास नियम 1984 में बड़ा बदलाव किया है, जिससे राज्य में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर किए गए संशोधन से उद्योग एक ही भूखंड पर 2 गुना निर्माण कर सकेंगे। फ्लैटेड इंडस्ट्रीज के लिए फ्लोर एरिया रेशियो को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है, जिससे एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कम लागत में ज्यादा उपयोगी स्थान मिलेगा। इसके साथ ही औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है और सेटबैक कमी की गई है, जिससे जमीन का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। नगर पालिका क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम 5.0 AFR निर्धारित किया गया है। खासकर 5 एकड़ या उससे बड़े भूखंडों में जहां 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुंच हो, FAR 5.0 तक बढ़ा दिया गया है। CBD और TOD क्षेत्रों में इन भूखंडों को अतिरिक्त 2.0 FAR की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन सुधारों से राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को नई दिशा मिलेगी, जिससे निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति में बढ़ोतरी होगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि विकास निगम 1984 में बड़ा बदलाव कर दिया है। आपको बता दें, राज्य में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर किए गए संशोधन से उद्योग एक ही भूखंड पर 2 गुना निर्माण कर सकेंगे। नगर पालिका क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम 5.0 AFR निर्धारित किया गया है। खासकर बात करें 5 एकड़ या उससे बड़े भूखंडों में जहां 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुंच हो, FAR 5.0 तक बढ़ा दिया गया है। पंजाब सरकार ने सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य की सीमा पर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को सुदृढ़ करने के लिए 5500 होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही 400 से अधिक जवानों की भर्ती की योजना भी है। इन जवानों को सड़क सुरक्षा फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और अन्य बलों में तैनात किया जाएगा। यह निर्णय सीएम आवास पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जिसमें पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी शामिल थे। ये जवान सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर राज्य के सीमावर्ती जिलों में अपनी ड्यूटी निभाएंगे और यह कदम युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को भी मजबूती देगा। सीएम भगवंत मान ने इस बैठक के बाद सोशल मीडिया पर इस निर्णय की जानकारी साझा की और कहा कि पंजाब की सीमा पर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो उनके सर्वोच्च कर्तव्य में आता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी। अमित, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद पंजाब सरकार भी यहां पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीमा सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को सुदृढ़ करने के लिए 5500 होम गार्डों को तैनात किया जाएगा। इससे सुरक्षा में कितनी मदद मिलेगी और साथ ही जो नशे के विरुद्ध अभियान लगातार छिड़ा हुआ है उसमें रोकथाम में कितनी मदद मिलेगी? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि तो ये कल एक फैसला जो है बहुत अच्छा लिया गया है। करीब 5500 होम गार्डों की जो है भर्ती होगी। हालांकि अगर इसमें बात की जाए तो युवाओं को नौकरी भी जो है मिलेगी और साथ ही जो है अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा को लेके जो है ये जो है तैनात होंगे, तो काफी बल जो है वहां पर भी मिलने वाला है। और साथ ही सिर्फ सुरक्षा अगर फोर्स की बात की जाए तो वहां पर भी इनकी तैनाती होगी। तो कह सकते हैं कि अच्छी पहल जो है ये बिल्कुल की गई है, क्योंकि जब से सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लगातार चाहे सुरक्षा को लेके बात की जाए, चाहे नशे को जो चेन है उसको तोड़ने के लिए बात की जाए, चाहे अन्य कार्यों की बात की जाए, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सपना है कि पंजाब को दोबारा से रंगला पंजाब बनाना है, जिसके चलते अलग अलग जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और कह सकते हैं कि इस मीटिंग में जो है कल एक काफी फैसले अच्छा लिया गया और जिससे लोगों में भी जो है इस चीज की जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है कि सुरक्षा के माध्यम से जो है और एक और अच्छा जो है कदम पंजाब सरकार ने उठाया है, जिससे काफी बल जो है आने वाले दिनों में जो है पंजाब।
तो क्या इन होमगार्ड जवानों को अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा अमित? बिल्कुल इनको अच्छी जो है एक ट्रेनिंग जो है बिल्कुल दी जाएगी कि खासकर जो बॉर्डर एरिया में जिस तरह से इन्होंने रहना है, तो बॉर्डर एरिया के लिए जो है काफी उन्हें जो है ट्रेनिंग जो है अच्छी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, क्योंकि अक्सर अगर होमगार्ड की बात करें तो चंडीगढ़ में भी कई जगहों पर होमगार्ड है, हालांकि वो पुलिस अधिकारियों के साथ वो जो है कार्य करते हैं। जिस तरह से बॉर्डर एरिया की बात की जा रही है कि बॉर्डर एरिया पे इन्हें लगाया जाएगा, तो बिल्कुल उन्हें जो है बिल्कुल ट्रेनिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि बॉर्डर एरिया में अक्सर देखने को मिलता है कि नशे की गेम जो है दूसरी तरफ से इस साइड जो आती है, तो जिसके चलते जो है ये एक बड़ा फैसला है। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, पंजाब सरकार ने सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को सुदृढ़ करने के लिए 5500 होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही 400 से अधिक जवानों की भर्ती की योजना भी बनाई गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब जोर शोर से शुरू हो चुकी है और राज्य के दोनों मुख्य गठबंधन अपने अपने साथियों के बीच तालमेल बनाने में लगे हुए हैं। एक ओर जहां एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है और गठबंधन के घटक दलों के बीच एकजुटता देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस इस पर राजी नहीं है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। महागठबंधन की अब तक 3 बैठकें हो चुकी है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। विपक्षियों का कहना है कि महागठबंधन ने तेजस्वी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर केवल झुनझुना थमाया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चौथी बैठक के बाद महागठबंधन में कोई नतीजा निकलता है या नहीं। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां बिहार में अब जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक भी हुई है, महागठबंधन की बैठकें हुई हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को कांग्रेस अब मुख्यमंत्री का चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। विपक्षियों का लगातार कहना है कि महागठबंधन ने तेजस्वी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर केवल झुनझुना थमाया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चौथी बैठक के बाद महागठबंधन में कोई नतीजा निकल भी पाता है या केवल अटकलों का दौर जारी रहता है। ज्यादा जानकारी के साथ बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का रुख कर लेंगे। सुरजीत, महागठबंधन की अब तक 3 बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने के लिए राजी नहीं है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। तो ऐसे में वर्चस्व की लड़ाई तो और ज्यादा तेज होगी, जिससे पूरा फायदा एनडीए को मिलेगा। जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस आक्रामक स्थिति में है और आरजेडी जो है अपने अपने जो है मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है, और यहाँ पे जो है दोनों गठबंधन में जो 2 बड़े दल है, दोनों बड़े दलों में आपसी सामंजस्य का कमी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी तक आपको बता दें कि यहाँ पे कल जो है तीसरी बैठक थी और 3 बैठक जो है, तीनों बैठक में नतीजा निकले। कल की अगर बैठक बात करें तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोगों को भी उम्मीद थी कि आज की बैठक में जो है सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, लेकिन कल का बैठक में नतीजा रहा और बिना किसी मुद्दे के कल का बैठक भी ही चला गया। और अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो महागठबंधन में सीएम का चेहरा कौन होगा और महागठबंधन में जो घटक दल है उनको कितने कितने सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा। तो ऐसी कई और चीजें हैं और आने वाले दिनों में जो है वर्चस्व की लड़ाई है और काफी तेज होने की उम्मीदें दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है और वो लगातार ये दावा करते भी आ रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता और 2025 में तेजस्वी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस यहाँ पे आक्रामक स्थिति में है और कांग्रेस को अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ अकेले भी चुनाव लड़ सकती है, ऐसा कांग्रेस के जो नेता है कुछ बता रहे हैं। और कुछ जो कांग्रेस 2 गुट है और दोनों गुट में एक गुट ऐसा है जो यहाँ पे तेजस्वी यादव को बिल्कुल नेता मानने को तैयार नहीं है और वहाँ पे जो है ऐसी स्थिति में
कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है आने वाले चुनाव तक रहेगा नहीं रहेगा, इसमें काफी संशय वाली बातें दिख रही है। जी फातिमा। तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? उस पर भी लगातार संशय बना हुआ है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसा हाल ना हो जाए। सुरजीत जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा था कि चुनाव हुए थे और उस चुनाव में जो है इसका सीधा सीधा फायदा यहाँ पे बीजेपी को मिला था और आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे पूरे तरीके से चुनाव हारी थी। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस अलग होती है तो निश्चित तौर पे इसका फायदा एनडीए को होगा और यहाँ पे कांग्रेस जो है अपने इस तरीके की उसकी यहाँ पे अभी एक बची है उस छवि से भी बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पे अगर देखा जाए बिहार में तो विपक्षी तो लगातार आरोप लगाते ही है कि कांग्रेस जो है बिहार में झोलटंगवा पार्टी बन के रह गई है और आरजेडी के रहमो करम पे यहाँ पे कांग्रेस चली है। तो कांग्रेस अपने इस छवि से बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में जो है देखना होगा कि कांग्रेस और आरजेडी का जो सीटों का तालमेल है वो बनता है कि नहीं। फिलहाल कांग्रेस ने यहाँ पे बिहार में 100 सीटों की दावेदारी ठोकी है और ऐसी स्थिति में यहाँ पे तेजस्वी के लिए काफी मुश्किलें पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस को अगर 100 सीटें देते हैं तो उसमें जो और बाकी घटक दल है उन घटक दलों के बीच में सीटों का बंटवारा कैसा होगा, क्योंकि वीआईपी के मुकेश सहनी है वो भी 40 सीटों पे यहाँ पे डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। फातिमा, तो क्या कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहती है, और अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? सुरजीत अभी तक कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं रखी है। कांग्रेस का यहाँ पे मानना है कि पहले चुनाव यहाँ पे हम चुनाव में जाए बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के, और जब चुनाव जीत के और चुनाव का जिस हिसाब से परिणाम हो और जितनी सीटें जीत के अगर महागठबंधन बहुमत में आती है तो उस गठबंधन में जिस दल की जितनी सीटें होंगी और सरकार में उसी हिसाब से उसकी भागीदारी होगी। कांग्रेस का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि अगर कांग्रेस की सीटें ज्यादा होगी तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा और अगर आरजेडी की सीटें ज्यादा होगी तो जो है मुख्यमंत्री आरजेडी का होगा। और सत्ता में जो जिस तरीके से सरकार बनेगी उस सरकार में भागीदारी जो होगी जो आगामी चुनाव में जो सीटें जीत कर पार्टी आएगी उस हिसाब से यहाँ पे भागीदारी तय होनी चाहिए। तो महागठबंधन की चौथी बैठक कब होने वाली है, और उस बैठक में क्या इस बार मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस जो बना हुआ है वो क्लियर होने की कोई संभावना? जी कल जो महागठबंधन की यहाँ पे बैठक हुई उस बैठक में तमाम पूरे बिहार में अगर कहा जाए तो चर्चा का विषय था। महागठबंधन के जो घटक दल है वो तो इंतजार कर ही रहे थे कि इस बैठक में सारी चीजें फाइनल हो जाएगी, और जो है विपक्षी दल खास करके एनडीए के लोगों को भी इंतजार था कि इस बैठक में जो है क्या कुछ होता है। लेकिन कल की अगर बैठक की बात करें तो कल की बैठक में सिर्फ पहलगांव जो आतंकी हमला हुआ उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा, और यहाँ पे जो बैठक में जो तमाम दल शामिल थे उन्होंने अपने मुद्दे को छोड़ के इस मुद्दे को पकड़ा और तमाम तरीके से सरकार को केवल घेरते नजर आया और कई तरह की रणनीतियां बनाई कि इस मुद्दे पर सरकार को कैसे घेरा जाए। और रही बात आगे आने वाले दिनों में मीटिंग की, तो अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए यहाँ पे हावी होते जा रहा है महागठबंधन में, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि महागठबंधन की अगली बैठक जो है बहुत जल्द यहाँ पे हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो चुकी है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच वर्चस्व की लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है। लालू ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।